स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने आपको कंप्लीट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करवाया है और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में जो स्टार्टिंग की प्राइमिंग रिएक्शंस हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन जो होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस होती हैं। बहुत सिंपल पाथवे है ना। तो हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि क्या होता है। देखो, जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करते हैं तो फैटी एसिड की सिंथेसिस किससे होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। किससे होगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिंथेसिस होगी। क्या बनेगा, फैटी एसिड। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की फॉर्म में क्या यूटिलाइज होगा, NADPH। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है एसिटाइल कोएंजाइम ए की और NADPH की। ठीक है, अच्छा अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होती है। फैटी एसिड सिंथेसिस की जो साइट होती है वो क्या होती है, फैटी एसिड सिंथेसिस की साइट होती है आपका साइटोप्लाज्म। क्या होती है, साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के थ्रू या बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और उसको कहां पे आना है, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि फैटी एसिड की सिंथेसिस कहां पे होनी है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको कहां पे पहुंचना है, आपके साइटोप्लाज्म में पहुंचना है। तो फर्स्ट काम क्या होता है, पहला काम यही होता है आपके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल। क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए ना पहले तो आपको, एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू साइटोप्लाज्म। पहले हम देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। फर्स्ट पोर्शन ये है, जब आपका साइटोप्लाज्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए आ जाएगा तब होंगी आपकी फैटी एसिड बायोसिंथेसिस की रिएक्शंस। तो पहला काम क्या है कि किस तरीके से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये है हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इधर क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने साइटोप्लाज्म। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका कहां पे प्रेजेंट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पहुंचना कहां है, इसको पहुंचना है साइटोप्लाज्म में। इसको कहां पहुंचना है, साइटोप्लाज्म में पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा वो देख लेते हैं हम। तो क्या होता है, कैसे पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है नेचर में। तो वो हर एक आपका जो हर एक मॉलिक्यूल होता है उसको परमिशन नहीं देती है कि वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम को इस फॉर्म में लाना होगा ताकि वो उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऑलरेडी रिएक्शंस चल रही होती है क्रेब्स साइकिल की, जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में रिएक्शन करता है और उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, आपका सिट्रेट में हो जाता है। किस में हो जाता है, सिट्रेट में हो जाता है। अब जो ये सिट्रेट है ना, क्या हो गया, ये क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन है ना, जहां पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट क्या मिलकर बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। और सिट्रेट कहां पे पहुंच जाएगा, सिट्रेट आपका इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो सिट्रेट पहुंच गया आपका कहां पे, साइटोप्लाज्म में। सिट्रेट पहुंच गया कहां पे, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सिट्रेट लाइज। क्या नाम है, सिट्रेट लाइज। ये सिट्रेट लाइज की हेल्प से ब्रेक हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वापस से एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है ये इन दोनों के जुड़ने से बना है सिट्रेट, है ना। यहाँ पे क्या लगता है, सिट्रेट सिंथेज लगता है। और सिट्रेट कहां चला जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में। सिट्रेट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है वापस से किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में और आपका ऑक्सैलो एसीटेट में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो आपको इस तरीके से मिल जाता है, हमें तो जरूरत है एसिटाइल कोएंजाइम ए की ना, लेकिन इसको वापस से रिसाइकिल भी
और भी तो रिएक्शन होनी है, कोई एक रिएक्शन थोड़ी होनी है। तो ये ऑक्सैल एसीटेट का कन्वर्जन किस में होता है, मैलेट में होता है। और मैलेट आपका वापस कहां पे आ जाता है, मैलेट आपका वापस आ जाता है कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में, और मैलेट का कन्वर्जन वापस से किसमें हो जाता है, आपके ऑक्सैलो एसीटेट में, और फिर वापस से कोई एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, सिट्रेट में कन्वर्जन होगा, सिट्रेट वापस से ब्रेक होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा, वापस से वो कहां चला जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां मिल जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। अब इससे आगे क्या रिएक्शंस होती हैं वो हम देखते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां पे मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया अब हमारा कहां पे, आपके साइटोप्लाज्म में। अब इससे आगे क्या होता है, अब होगा आपका फैटी एसिड बायोसिंथेसिस स्टार्ट। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले कुछ प्राइमिंग रिएक्शंस होती हैं। प्राइमिंग रिएक्शंस जैसे आप रेप्लिकेशन करवाते हैं तो आप प्राइमर का यूज करते हैं ना, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप प्राइमर का यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दो तीन रिएक्शंस होती हैं जो कैसी होती है, प्राइमिंग रिएक्शंस, जिनकी जरूरत होती है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। क्यों जरूरत होती है वो हम रिएक्शंस के साथ देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमिंग रिएक्शंस फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है, प्राइमिंग रिएक्शंस है। कुछ प्राइमिंग रिएक्शंस होती हैं किसके लिए, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के स्टार्ट करने के लिए। क्या है वो प्राइमिंग रिएक्शंस, देखो आपको पता है प्राइमिंग मतलब जिन रिएक्शंस, जिन आपके प्राइमर क्या होता है, प्राइमर वो होता है जो रिएक्शंस को स्टार्ट करवाता है ना, ऐड होगा और क्या करवाएगा, स्टार्ट करवाएगा, एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा और इस एक्टिव साइट से क्या होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको किस किस चीज की जरूरत होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की जरूरत होती है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, जहां पे आप एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिटाइल एसीपी में। ये एसीपी क्या होता है भाई, ये एसीपी क्या होती है, ये होती है एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसीपी क्या है, एसीपी है एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये एसाइल कैरियर प्रोटीन का क्या काम होता है, इस एसाइल कैरियर प्रोटीन में एक फ्लेक्सिबल ग्रुप पाया जाता है, जिस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पेंटाथियोन ग्रुप। क्या कहते हैं जिसको हम, पेंटाथियोन ग्रुप। ये क्या करता है, ये जितने भी आपके फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम होते हैं, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कितने होते हैं, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में 6 एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं, 6 एंजाइम होते हैं। और ये जो एसीपी होता है इसमें जो ये पेंटाथियन प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेंटाथियन, ये इन 6 फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। तो अगर आपके एसिटाइल ग्रुप के साथ में ये एसीपी बाउंड नहीं होगा तो ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस करने वाले एंजाइम्स हैं, कॉम्प्लेक्स के एंजाइम्स हैं, उनके साथ में ये बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। और अगर ये एक्टिव साइट के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसलिए इस एसीपी को जोड़ना जरूरी होता है। तो फर्स्ट चीज आपको क्या चाहिए होती है, एसिटाइल, जिसके साथ आपने एसीपी जोड़ दिया ताकि ये फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के जो एंजाइम है उनके साथ, उनकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सके। ठीक है, तो ये किसके हेल्प से जुड़ता है, ये जुड़ता है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एसिटाइल एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज की हेल्प से। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, एसिटाइल एसीपी में। एक तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कब, जब आप फैटी एसिड की सिंथेसिस करेंगे तब। दूसरी रिएक्शन क्या होती है, दूसरा कंपाउंड आपको क्या चाहिए होता है, जैसे आप जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में और दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे भी जब आप स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस तो आप दो कार्बन का एक एसिटाइल कोएंजाइम लेंगे और 2 कार्बन का कोई डिफरेंट कंपाउंड लेंगे जिसे जोड़ के आपका फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी स्टार्ट होगी। तो वो दूसरा कंपाउंड क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो चाहिए तो आपको मेन एसिटाइल कोएंजाइम ए ही, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में आप करवाते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की रिएक्शन। किसकी हेल्प से होती है ये, यहाँ पे लगता है आपका एंजाइम जिसका नाम है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज।
और आपका यहाँ पे एक एटीपी का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, एक एडीपी में, और आपका ये 2 कार्बन का एसिटाइल को एंजाइम ए यहां से एक और कार्बन अपने साथ ऐड करके 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिस 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम है मैलोनिल को एंजाइम ए। दूसरा कंपाउंड क्या बना आपका, मैलोनिल को एंजाइम ए। किससे बना है, एसिटाइल से ही बना है। एसिटाइल को एंजाइम ए को हमने 2 कार्बन का था, उसके साथ बाइकार्बोनेट आयन के साथ यहाँ पे बायोटिक एनर्जी को फैक्टर काम करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, एडीपी में हो जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, मैलोनिल को एंजाइम ए। लेकिन मैलोनिल के साथ में भी आपको एसीपी को जोड़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो उसकी जो एक्टिव साइट है वो किसको पहचानती है, एसीपी को। तो हम इसका भी कन्वर्जन किसमें कर लेते हैं, सेम आपके मैलोनिल। थर्ड रिएक्शन क्या है, प्राइमिंग मैलोनिल को एंजाइम ए। कितने कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैलोनिल एसीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैलोनिल एसीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के एंजाइम है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सके। अच्छा, अब इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, सेम एंजाइम लगेगा, कौन सा, मैलोनिल एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये है आपकी प्राइमिंग रिएक्शन, जिसमें HA प्राइमर कौन काम करेंगे, ये दो मिलके आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। कौन, एसिटाइल एसीपी और मैलोनिल एसीपी से आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस की रिएक्शंस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, फैटी एसिड सिंथेसिस कैसे होगी, कौन सी 4 रिएक्शंस होंगी जो फैटी एसिड सिंथेसिस करवाएंगी, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या, फैटी एसिड सिंथेसिस की स्टार्ट कैसे होंगी। देखो, अब आपके पास क्या मिल गया है आपको, अब आपको मिल गया है कौन, किस रिएक्शन से स्टार्ट होंगी आपकी, अब आपको मिल गया है एसिटाइल एसीपी, और दूसरा क्या मिल गया है आपको, मैलोनिल एसीपी। रिएक्शन किससे स्टार्ट होंगी, इसी से स्टार्ट होंगी। अब रिएक्शन क्या होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब आप ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं ना, जब आपने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा है इससे पहले, तो बीटा ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, बीटा ऑक्सीडेशन में होती है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है आपकी, डीहाइड्रोजनेशन, या आप उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको, ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या होती है आपकी, हाइड्रेशन, जहां पे आप क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या होती है आपकी, वापस से डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन, और फोर्थ रिएक्शन क्या होती है आपकी, थायोलिसिस। ये किसकी रिएक्शन से, जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसकी रिएक्शन से। अब क्या हो रही है, सिंथेसिस। अब क्या हो रही है, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में यही 4 रिएक्शंस होनी है, लेकिन इनके ऑपोजिट। जैसे हम यहां से वापस चलेंगे, अभी आप यहां से यहां चले हो, अब सिंथेसिस में हम यहां से यहां चलेंगे और इनकी ऑपोजिट रिएक्शंस करते हुए चलेंगे। यहां से यहां, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, थायोलिसिस, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको तो बनाना है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी आपकी, थायोलिसिस की ऑपोजिट कंडेंसेशन। क्या करवाएंगे आप, कंडेंसेशन। सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अब क्या करवाएंगे आप, रिडक्शन। क्या करवाएंगे आप, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। थर्ड रिएक्शन क्या होगी आपकी, हाइड्रेशन हो रही थी, अब क्या होगी, डिहाइड्रेशन। तब आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और फोर्थ रिएक्शन क्या होगी आपकी, डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन की ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिडक्शन। तो इन 4 रिएक्शन के बाद आपके 2 एसिटाइल को एंजाइम के मॉलिक्यूल जुड़ के एक 4 कार्बन का फैटी एसिड बनाएंगे। 4 कार्बन के फैटी एसिड में फिर से एक एसिटाइल को एंजाइम ए जुड़ेगा, और कितने कार्बन का फैटी एसिड बनेगा, 6 कार्बन का। फिर से ये 4 का इस साइकिल रिपीट होगी, और फिर से क्या बनेगा आपका, 8 कार्बन का फैटी एसिड। तो इस तरीके से जितने भी कार्बन का आपको फैटी एसिड बनाना होता है, उतने कार्बन का फैटी एसिड बन जाता है इन्हीं 4 स्टेप की साइकिल को रिपीट करके। ये साइकिल्स कैसे परफॉर्म होंगी हम यहाँ देखते हैं। तो पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, है ना, हम नाम बाद में देखेंगे, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं।
आपके पास है एसिटाइल एसीपी। तो एसिटाइल एसीपी को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और दूसरा क्या है आपके पास, मैलोनिल एसीपी। क्या है दूसरा आपके पास, मैलोनिल एसीपी, जो कितने कार्बन का है, एसिटाइल 2 कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है आपका, 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है ये आपका, 3 कार्बन का है। फर्स्ट रिएक्शन क्या होनी है आपकी, कंडेंसेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या होनी है आपकी, कंडेंसेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन करवा देते हैं हम, क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करवाया। कंडेंसेशन में ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। एक कार्बन आपका रिलीज हो जाता है किस फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में। तो ये भी 2 कार्बन का बचता है और ये भी 2 कार्बन का बचता है, क्योंकि ये 3 कार्बन का है। इससे एक कार्बन रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये भी 2 कार्बन का बचेगा और आपका ये भी 2 कार्बन का बचेगा। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एक रिलीज हो गया तो क्या बचेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O ACP, और ये भी आपका क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ACP आपका लगे क्या। तो ये आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। फिर इसके बाद कंडेंसेशन के बाद 4 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या है, इसका नाम क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी, सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या होनी है आपकी, रिडक्शन। क्या होनी है सेकेंड रिएक्शन आपकी, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे भी रिएक्शन जैसे वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन में अल्फा बीटा पोजीशन पे होती है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा पोजीशंस पे ही होंगी। तो ये क्या है आपका, C डबल बॉन्ड O, इसके फंक्शनल ग्रुप के बाद ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा, और ये कौन सा हुआ, बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा कार्बन पे ही सारी रिएक्शंस होंगी। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होना है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके बीटा कार्बन पे ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके बीटा कार्बन पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे H और यहाँ पे H, क्या बन जाएगा आपका OH, है ना। यहाँ पे आपका O है पहले से, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, तो क्या बन गया, ये इस तरीके से बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O ACP, और ये क्या है, CH3। तो क्या बन गया, आपने बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। क्या किया है आपने, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड किया है, बस। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या है आपकी, थर्ड रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन। क्या है थर्ड रिएक्शन आपकी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल आपकी अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन से होता है। अल्फा बीटा दोनों पोजीशन से होगा, मतलब ये OH जाएगा और इसका क्या जाएगा, H जाएगा। इस तरीके से आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ACP, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका CH बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे भी आपका CH बचेगा, और बीच में क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा आपका CH3। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ये अनसेचुरेशन आ गया। थर्ड रिएक्शन के बाद आपने अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो आपका इस तरीके से ये रिएक्शन बनी कि मिली। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, लास्ट रिएक्शन है क्या, फोर्थ रिडक्शन। क्या है फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन मतलब वापस से क्या होगा आपका, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। वापस से किस पोजीशन पे होगा, फिर से अल्फा और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, CH2 CH3, और इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा ACP। ठीक है, अच्छा, ये 4 रिएक्शन के बाद आपको 4 कार्बन का एक कंपाउंड मिल गया, 4 कार्बन का एक फैटी एसिड मिल गया, और 4 कार्बन के फैटी एसिड को हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूटाइल ACP। क्या मिल गया आपको, 4 कार्बन का फैटी एसिड मिल गया, जिसका नाम है क्या, ब्यूटाइल ACP। अब हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है, हमें कितने कार्बन का फैटी एसिड बनाना है, सैचुरेटेड बनाना है या फिर अनसैचुरेटेड बनाना है। मान लो हमने ब्रेकडाउन जो किया था, किसका किया था, 16 कार्बन के पामिटिक एसिड की किया था। तो हम पामिटिक एसिड ही बना लेते हैं, कितने कार्बन का, 16 कार्बन का पामिटिक एसिड बना लेते हैं, जो कि कैसा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ब्यूटाइल ACP बन गया कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अब
अब यही साइकिल आपकी क्या होगी, वापस से रिपीट होती है। फिर से क्या होगा आपका, इस 4 कार्बन के ब्यूटाइल के साथ में, 4 कार्बन के फैटी एसिड के साथ में फिर से कौन जुड़ेगा, मैलोनिल कोएंजाइम जुड़ेगा, है ना। 2 कार्बन के मैलोनिल, क्योंकि 1 कार्बन तो रिलीज हो जाएगा, मैलोनिल कोएंजाइम फिर से जुड़ेगा। फिर से आपकी ये चारों रिएक्शंस होंगे, कितने कार्बन का मिल जाएगा आपको, 6 कार्बन का फैटी एसिड। फिर से 6 कार्बन का फैटी एसिड इस 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम की जगह पे आ जाएगा। फिर से मैलोनिल जुड़ेगा, कितने कार्बन का बन जाएगा इन 4 रिएक्शंस के बाद, 8 कार्बन का। इस तरीके से 7 साइकिल्स के बाद में आपको 16 कार्बन का क्या मिल जाएगा, पामेटिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 16 कार्बन का पामेटिक एसिड मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी यही 4 रिएक्शंस रिपीट होती हैं और जितने भी कार्बन का कंपाउंड आपको बनाना है, उतने कार्बन का कंपाउंड आपको, उतने कार्बन का फैटी एसिड आपका बनके तैयार हो जाता है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ गई, लेकिन अब बात आती है कि इनके नाम क्या हैं, ये क्या आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहे हैं और कौन से एंजाइम इन रिएक्शंस को करवाते हैं। तो एंजाइम लर्न करना बहुत इजी है। आप समझो कि क्या हो रहा है, एंजाइम तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइल एसीपी और मैलोनिल एसीपी जुड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 कार्बन रिलीज हो जाता है, तो इधर भी 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, इधर भी 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, तो ये क्या बन जाता है आपका एसीटो एसिटाइल एसीपी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये एसीटो एसिटाइल एसीपी, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से एसिटाइल ग्रुप है ना। यहां से भी निकल जाएगा तो समझो 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका एसीटो एसिटाइल एसीपी। दूसरा क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी। आगे क्या लिख सकते हैं आप इसको, बीटा हाइड्रोक्सी। और ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है ये, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना, ब्यूटाइल एसीपी। क्या बोलेंगे आप, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी। क्या बोलेंगे आप इसको, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, कीटोन ग्रुप आ गया। क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया आपका, अनसेचुरेशन आ गया। किस पोजीशन पे आया है, अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन है, और ये भी ट्रांस पोजीशन पे होता है। मतलब यहाँ से आपने OH निकाला तो H यहाँ रह गया, यहाँ से आपने H निकाला तो H यहाँ रह गया, तो आप इसको लिखते हैं अल्फा बीटा ट्रांस, है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है आपका, तो इसको आप बोलते हैं ब्यूट, यानी कि 4 ब्यूट इनॉइल एसीपी। ठीक है, अल्फा बीटा ट्रांस, ये ट्रांस पोजीशन पे होता है, ट्रांस ब्यूट इनॉइल एसीपी। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, लास्ट पे, इसको आप क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल एसीपी। ये 4 कार्बन का कंपाउंड क्या बन जाता है आपका, ब्यूटाइल एसीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स के नाम लिखने तो बहुत इजी है ना। देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है ना किसी की, क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंथेसिस हो रही है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, सिंथेसिस। जब आप ऑक्सैलोएसीटेट और आपका किसको, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं आप, सिंथेज लगाते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे, सिंथेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप, एंजाइम सिंथेज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या लगा देंगे, रिडक्टेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिडक्टेज लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एंजाइम क्या लगा देंगे आप, डिहाइड्रेटेज। क्या लगा देंगे आप, एंजाइम डिहाइड्रेटेज लगा देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस से रिडक्शन, तो आप एंजाइम क्या लगा देंगे, रिडक्टेज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रिडक्टेज लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके एंजाइम। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी पूरा नाम लिखना चाहते हैं, तो पूरा नाम लिखना और भी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है आपको और असाइल ग्रुप दिख रहा है, तो आप इसको लिख देंगे कीटो असाइल सिंथेज। ठीक है, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, असाइल ग्रुप है, तो कीटो असाइल सिंथेज। यहाँ पे भी आपका कीटोन ग्रुप है ना, यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप है, और कौन सी पोजीशन पे है आपका, बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, बीटा कीटो असाइल रिडक्टेज। ठीक है, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है ना, और असाइल ग्रुप है, तो बीटा कीटो असाइल रिडक्टेज हो गया। इसमें आप ऊपर वाला नाम इसके आगे लगा देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। ठीक
और इसको आप क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा ट्रांस ब्यूटेनॉइल एसीपी रिडक्टेज, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बन गया, ब्यूटराइल एसीपी। तो इस तरीके से आप इनके नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये लगा देंगे आप कहां पे, ये आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइल है ना, तो जहां पे इसके आगे आप इसको लगा देंगे, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा देंगे आप, इसके आगे आप इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से नाम बन जाते हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं KS, ठीक है। इसको बोल देंगे आप KR, है ना। इसको बोल देंगे आप क्या है, H हाइड्रोक्सी HD, ठीक है। इसको आप बोल देंगे क्या, आपका रिडक्टेज है ना ये, तो इसको भी आप क्या बोल देंगे, आपका जैसे ये बन रहा था क्या, आपका KR बन रहा था, ये आप बोल देंगे क्या, BR बोल दीजिए इसको, है ना, ब्यूटेनॉइल रिडक्टेज। तो इस तरीके से ये ही आपके फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम के कॉम्प्लेक्स के अंदर के एंजाइम्स है, जिन्हें आप 6 एंजाइम्स कहते हैं ना। तो 4 एंजाइम्स ये हैं और 2 एंजाइम्स जो आपने प्राइमिंग में यूज किए थे। प्राइमिंग में कौन से किए थे, एसिटाइल ट्रांस एसिटाइलेज और मैलोनिल ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 6 एंजाइम और 7वां कौन हो गया आपका एसीपी के साथ, ये सातों जुड़े रहते हैं और ये रिएक्शंस रिपीट होती रहती हैं। कब तक, जब तक कि आपका कंप्लीट फैटी एसिड बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये एसीपी इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है और उसके चारों तरफ कौन जुड़े हुए होते हैं, आपके ये सारे, जैसे आपके 2 प्राइमिंग एंजाइम क्या है, एसिटाइल ट्रांस एसिटाइलेज, है ना, और कौन सा था आपका मैलोनिल ट्रांस एसिटाइलेज। उसके अलावा आपके कौन से हैं ये KS, उसके अलावा कीटोसाइल रिडक्टेज, उसके अलावा कौन सा है आपका ये हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज, उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ब्यूटेनॉइल रिडक्टेज, है ना। तो इस तरीके से ये आपके कितने 3 2 5 और 3 6 और ये आपका एसीपी ये जुड़े रहते हैं और आपके क्या बनाते हैं ये इस तरीके से रिपीट करके साइकिल्स को फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं। जितने भी कार्बन का फैटी एसिड बनना होता है वो इन 4 साइकिल्स के रिपीटिशन के बाद बन जाता है। कैसे, जैसे ये 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया, फिर से आपका मैलोनिल आके जुड़ेगा, फिर से 4 कार्बन का कंपाउंड के साथ मैलोनिल जुड़ेगा, तो कितने का बन जाएगा 6 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि मैलोनिल से 1 कार्बन रिलीज हो जाता है रिएक्शन करवाने में, कंडेंसेशन में। 6 कार्बन फिर से जाएंगे किस पोजीशन पे, इसकी पोजीशन पे, फिर से मैलोनिल जुड़ेगा, कंडेंसेशन रिडक्शन डिहाइड्रेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे 8 कार्बन का और फिर लास्ट में आपका 16 कार्बन का या 18 कार्बन का फैटी एसिड बनके तैयार हो जाता है। अब हम एक ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गई, एनर्जी। बिना एनर्जी की तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो जहां पे भी रिडक्शन होता है, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एनर्जी मिलती है ना, तो जहां पे भी आपका रिडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपका 8 NADPH का रिडक्शन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके NADP प्लस में। वैसे यहाँ पे भी आपका 8 NADPH खर्च होता है और उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, 1 NADP प्लस में। तो ये जो एक साइकिल होती है, मतलब दो कार्बन जुड़ने की, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ने की जो साइकिल होती है उसमें आपके 2 NADPH खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन एक बार देख लेते हैं कि अगर हम पामेटिक एसिड बना रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम 16 कार्बन का पामेटिक एसिड बना रहे हैं, कितने कार्बन का, अगर हम 16 कार्बन का, यहां लिख देती हूं क्या बना रहे हैं हम, 16 कार्बन का हमें क्या बनाना है, पामेटिक एसिड। तो आपको क्या क्या चाहिए उसकी सिंथेसिस के लिए, पामेटिक एसिड बना रहे हैं हम तो क्या क्या चाहिएगा आपको। आपकी रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है, एसिटाइल को एंजाइम ए से या एसिटाइल एसीपी लिख दो, है ना, जैसे आपको सही लगे, एसिटाइल एसीपी और प्लस मैलोनिल एसीपी से स्टार्टिंग होती है। कहां से होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है भाई आपकी। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, इसके अलावा आपको चाहिए होता है क्या, तो एसिटाइल कितने साइकिल्स के बाद, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, है ना। मैलोनिल से भी 2 ही कार्बन मिलते हैं क्योंकि एक आपका रिलीज हो जाता है किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 ही कार्बन समझो, 3 लिख लेते हैं पर 2 ही कार्बन समझो आप क्योंकि एक रिलीज हो जाता है।
तो कितने साइकिल के बाद हमें 16 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपको कितने चाहिए, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए ना, तो एक तो आपका पहले ही हो जाता है। यहाँ पे कितने चाहिए होते हैं आपको, 7, है ना, क्योंकि 7 दूनी 14 और 14 प्लस 2 कितने हो गए, 16, है ना। इस तरीके से आपका 16 कार्बन का पार्मिटिक एसिड बन जाएगा। और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जब 7 साइकिल चल रही है तो 7 साइकिल में, एक साइकिल में कितनी एनर्जी खर्च होती है आपकी, एक साइकिल में आपके 2 NADPH खर्च होते हैं, तो 7 साइकिल में कितने होंगे, 14 NADPH आप खर्च कर देते हैं। कितने, 14 NADPH का कन्वर्जन किस में हो जाता है आपके, 14 NADPH का कन्वर्जन हो जाता है आपके 14 NADP प्लस में, ठीक है। जब 7 साइकिल है तो 7 ही आपके क्या रिलीज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, क्योंकि मैलोनिल और इसके बीच में जब भी कंडेंसेशन होगा एक कार्बन रिलीज हो जाएगा, तो 7 ही आपके CO2 रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या होता है आपके 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मान सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए भी तो आपके कहां से आए थे, वो भी तो आपके एसिटाइल ग्रुप से ही बने हैं ना। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको क्या हो जाता है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो आपके 8 एसिटाइल को एंजाइम ए से कितने आपके 14 NADPH खर्च होते हैं, कितने 14 NADPH खर्च होते हैं, और मैलोनिल को 7 मैलोनिल बनाने होते हैं ना आपको एसिटाइल कोएंजाइम में से, तो कितने ATP खर्च होते हैं आपके, 7 ही आपके ATP खर्च होते हैं, है ना। और क्या मिलता है आपको मिलता है 18 एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब 16 कार्बन का पार्मिटिक एसिड मिलता है, और आपके 14 NADP प्लस रिलीज हो जाते हैं, और आपके 7 ADP मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस रिएक्शन में आपके 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इन्हें आप नहीं भी लिखो क्योंकि आपने ऊपर इनके बारे में बता दिया है। तो ओवरऑल आपके 8 एसिटाइल को एंजाइम ए से 14 NADPH और 7 ATP खर्च करके आपको 16 कार्बन का पार्मिटिक एसिड मिलता है। अब अगर आप 18 कार्बन का बनाना चाहते हैं तो फिर से आप ये चारों रिएक्शंस को रिपीट कर देंगे तो 18 कार्बन का बन जाएगा। जितने भी कार्बन का आपको बनाना है उतने कार्बन का मॉलिक्यूल आपका बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है कहां पे, अनसैचुरेशन में। तो अनसैचुरेशन की कहानी ये है भाई, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो 9th कार्बन तक ही अनसैचुरेशन करने वाले एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप डीसैचुरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है, क्या बनाना है, अगर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ आप 9th कार्बन तक ही अनसैचुरेशन हमारी बॉडी के एंजाइम्स दे सकते हैं, जिसमें आता है आपका कौन सा, डीसैचुरेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा जो अनसैचुरेशन देगा। और 9th कार्बन के बाद वाले जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 12th पोजीशन पे या आपके 15th पोजीशन पे, वो आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं होते जो 9th कार्बन के बाद अनसैचुरेशन दे सके। इसलिए वो फैटी एसिड क्या कहलाते हैं, आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं, और वो आपको डाइट की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। जैसे आपके कौन से, आपका है लिनोलेनिक एसिड, है ना, लिनोलेनिक एसिड, जिसमें आपका कौन कौन से कार्बन पे होते हैं, 9th पोजीशन तक तो ठीक है ना, 9th पोजीशन तक तो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी। यहाँ पे 9 और 10 पे होता है अनसैचुरेशन, और 12 और 13 पे होता है ना। वैसे ही आपका क्या होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है, जिसमें आपके 12th और 15th पोजीशन पे आपके क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स ही नहीं होते जो 9th कार्बन के बाद में अनसैचुरेशन करवा सके। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। और आपका ये कंप्लीट हो चुका है इसी वीडियो में। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।